नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां बड़ा उलटफेर हुआ है। वोटों की काउंटिंग में कांग्रेस को बढ़त हासिल हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे है, लगातार बीजेपी प्रत्याशी पीछे है। बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, लेकिन अभी कांग्रेस आगे है। पहले राउंड में जरूर आशुतोष तिवारी, जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, वो आगे हुए थे, लेकिन दूसरे राउंड से लगातार कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। और वहीं तीसरे प्रत्याशी की बात करें, दामोदर सिंह यादव, जो कि आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो तीसरे नंबर पर लगातार है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है किसी एक पार्टी को वो नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई। चौथे राउंड के बाद कांग्रेस को 17,290 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 16,457 वोट मिले हैं। घनश्याम सिंह 833 वोटों से आगे हैं। एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव को 6,899 वोट मिले हैं। दतिया से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अभी की तस्वीरें क्या हैं? लगातार काउंटिंग चल रही है और पांचवा राउंड पूरा हो चुका है। पांचवें राउंड में यदि बात करें तो टोटल प्रत्याशी को बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 20,739 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 21,043 वोट मिले हैं। टोटल ये कहा जा सकता है कि 308 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अभी आगे चल रहे हैं और लगातार काउंटिंग चल रही है। टोटल जो काउंट है 15 राउंड की गिनती होना है। अभी 5 राउंड पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। जी ठीक है। और अगर हम बात करें, क्योंकि दामोदर यादव जो कि आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं, ये कहा जा रहा है लगातार कि वो किसी एक पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब जब वोट कम पड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान होता है, और इस बार का परसेंटेज कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो फिलहाल इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल पाएगी? इसमें ये जो पहला राउंड हुआ था वहाँ पर्याप्त मात्रा में आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव को मिले थे, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उछाल मारी थी। अब जो बेल्ट है वो कांग्रेस का गढ़ है और लगातार जो जैसा सुनते आ रहे थे कि कांग्रेस आगे है। इसके बाद शहर का राउंड होगा, उसमें भी जो चर्चाएं थी कि आगे है तो शहर में भी आगे रहेंगे। इसके बाद दामोदर पार्टी जो आजाद समाज पार्टी के है तो उनकी थोड़ी सी बढ़त होगी, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बढ़त बना ले। फिर उसके बाद आता है बसई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा है, लेकिन शहर में कितना गड्ढा हुआ है, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना गड्ढा खोदा है, इस पर पूरा का पूरा चुनाव डिपेंड करता है। और यहाँ तक कि जो भितरघात हुआ है पूरा शहर में, और जो प्रथम जो थी काउंटिंग उसमें भितरघात की जो आंकड़े मिले हैं कि इतना भितरघात हुआ है। तो फिलहाल जो शहर में कितना गड्ढा होता है, कांग्रेस कितना गड्ढा भारतीय जनता पार्टी के लिए खोदती है, उस पर ही परिणाम पूरा निर्भर करता है। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। राजधानी भोपाल से खबर, जहां दतिया का घमासान पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का दावा है दतिया में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर करने पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि घनश्याम सिंह की शिकायत पर उन्हें बाहर किया गया है। ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। दतिया में मतगणना जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे साथ मौजूद है। सर, संदीप भाई, कैसा अब तक के शुरुआती रुझान देख रहे हैं? रुझान आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में, और मैं समझता हूं कि वहाँ की दतिया की जनता की भावना है। कांटे की टक्कर अभी तक देख रहे हैं सर। 3 राउंड में एक बार कांग्रेस आगे, बीजेपी आगे, और कल राजेंद्र भारती को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया है। क्या वजह रही? चुनाव उम्मीदवार जहाँ जिस तरह के होते हैं या वोटर होते हैं, चरणबद्ध ऊपर नीचे होता है, लेकिन अंत में मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ की जनता में जो मैंने आक्रोश देखा वो बीजेपी के खिलाफ, युवाओं में, किसानों में जो आक्रोश देखा वो बीजेपी के खिलाफ, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। राजेंद्र भारती को क्यों बाहर किया गया सर? अब ये उम्मीदवार के शिकायत के आधार पर किया गया, तो मैं समझता हूँ कि अब जो सामने दिखा है तो शायद इसी कारण राजेंद्र भारती बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। अब मैं यही आपसे कह सकता हूँ जो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। 15 राउंड तक कैसे परिणाम देखते हैं?
मैंने कहा आपसे कि जो रुझान है, रुझान के अनुसार कांग्रेस पार्टी वहां से जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि दतिया में कांग्रेस की विजय होगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और मतगणना के बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की गई है, आपको सुनवा देते हैं। देखिए, दतिया में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और तीसरे राउंड में बीजेपी आगे है। पहले राउंड में भी बीजेपी आगे थी, दूसरे राउंड में फाइट देखने को मिली और तीसरे राउंड में फिर बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। देखिए, पूरे चुनाव में जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में जो रहे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहे, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूंगा। नजरें बनाए हुए हैं पूरे आज की दिन पर और नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। किस तरह से जो है आज का दिन वो देख रहे हैं, अब तक के जो रुझान हैं उसको वो कैसे देख रहे हैं, बातचीत करेंगे। सर, अब तक के रुझानों को कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं कल राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया गया और राजेंद्र भारती कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने जो है घनश्याम सिंह के लिए काम किया। देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगाए वो गंभीरता होती है, कांग्रेस हम पे आरोप लगाए उसमें क्या ही गंभीरता, भाजपा तो नहीं लगा रही है। और राजेंद्र भारती जी किसी एक पार्टी के कभी नहीं रहे, वो आधा दर्जन पार्टियों में रह चुके हैं अभी तक। ऐसी कोई पार्टी मध्य प्रदेश की नहीं है जिसमें वो नहीं रहे। 4 पार्टियों से तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, साइकिल से, हाथी से, घड़ी से, कांग्रेस से, बसपा से, सपा से। इसको तो तभी निकाल देना था जब इनको भ्रष्टाचार में सजा हुई थी। आकंठ डूबे हुए व्यक्ति हैं भ्रष्टाचार में, तिहाड़ जेल होके आए हैं, तो वो व्यक्ति के बारे में कोई गंभीरता से नहीं लगता उनके बयान को, राजेंद्र भारती के को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, उनकी पार्टी ने नहीं लिया उनको गंभीरता से, तो हम क्या लेंगे गंभीरता से। सर, आज के परिणाम के बाद नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में अपना फ्यूचर कैसा दिखते हैं? मैं 2.5 साल से जैसा था वैसा ही फ्यूचर देखता हूँ। 2.5 साल से मेरी कार्यकर्ता की भूमिका थी, आगे भी वही भूमिका रहेगी। पार्टी काम देती रहे, ये प्रार्थना है, जैसे विधानसभा के बाद ज्वाइनिंग टोली का काम दिया। तो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और उन्होंने जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आए। हालांकि अभी उनके आश्वासन के कुछ उलट ही तस्वीरें हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, साथ ही प्रकाश व्यास जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे सहयोगी मनोज गोस्वामी और अनिल नागर जुड़ रहे हैं। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। पहले अनिल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अनिल, अभी की अपडेट दीजिएगा, क्या क्या तस्वीरें हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। और चलिए अनिल के पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले अब हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और पहला सवाल मैं प्रकाश जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि पहले राउंड की काउंटिंग हुई तो पहला जो रुझान था उसके अनुसार आशुतोष तिवारी आगे थे, लेकिन अब लगातार क्योंकि 4 राउंड्स की काउंटिंग हो गई है, अब घनश्याम सिंह आगे नजर आ रहे हैं। खेल पलटता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, खेल पलटता नजर नहीं आ रहा है। मतलब ये जो चुनाव की जब घोषणा हुई थी तभी लग रहा था कि कांग्रेस अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहेगी। उसका कारण ये था कि नरोत्तम मिश्रा एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहे कि उनको टिकट नहीं मिला। दूसरा कारण था कि जो विकास की बात हो रही थी, विकास दतिया में कहीं नहीं था, दूर दूर तक। इतने सालों से वो विधायक रहे, कांग्रेस के 2.5 साल विधायक रहने के बाद यदि कुछ बीजेपी वहाँ और करती तो लोगों को लगता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तीसरा ये था कि युवा और किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज था। तो ये रुझान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिम्मत दे रहे हैं
और ये 5वें राउंड की ये भी जो वोटिंग है जिसमें से 833 मतों से कांग्रेस आगे। आप देखें 2-3 राउंड के बाद ये अंतर और बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि कांग्रेस कम से कम 5 से 10 हज़ार के अंतर से ये जीतेगी चुनाव। अब देखिए 2,20,000 वोटर थे, उसमें से 1,50,000 लोगों ने वोटिंग किया, 71% के आसपास वोटिंग हुई है। और दोनों का पिछली बार का रिकॉर्ड देखें तो 70,000 75,000 के आसपास वोट कांग्रेस को बीजेपी को मिलते रहे। लेकिन तीसरा मोर्चा चूंकि आया है तो वो 8,000 10,000 का वोट का डेंट तो करेगा ही, और वो डेंट सीधे सीधे बीजेपी को मिलने वाला है। जी ठीक है। विक्रम चौधरी जी, मेरा सवाल अगला आपसे रहेगा, क्योंकि पहला राउंड और अब के ये 3 राउंड्स आप खास तौर पर अगर हम देखें घनश्याम सिंह जी, उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो पहले ही अंदाजा लगाया गया था कि लोगों के दिलों में घर किए हुए और बढ़त मिलेगी ही मिलेगी, वो जो तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, क्या कहेंगे? जी, हमारी जो अपेक्षा थी इससे कहीं अधिक थी, लेकिन जैसा आपने देखा कि चुनाव के आखिरी घंटों में जिस तरीके से पुलिस बल का नाजायज उपयोग हुआ, एक टीआई को वहाँ सस्पेंड करना पड़ा, उन्होंने कांग्रेस के एजेंट को बूथ से घसीट के बाहर निकाल के बिना नंबर वाली गाड़ी में डाल के ले गए। तो इन बातों से थोड़ा सा हमको झटका लगा था। हमको लग रहा था कि हम शुरुआत से ही 5,000 की बढ़त बनाएंगे। हालांकि ये राहत की बात है कि बढ़त कम है, लेकिन पर्याप्त तो इसको हम नहीं मानेंगे। लेकिन जैसा कि पत्रकार महोदय ने कहा कि ये बढ़त हमारी बढ़ती जाएगी, और हम इसी स्थिति पर गहरी नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं जो है हताशा में आके या दबाव की राजनीति के चलते वहाँ जिला प्रशासन या जो निर्वाचन आयोग है अपनी तटस्थता न खो दे। चलिए, माफी के साथ रोक रही हूँ, और एक अच्छी खबर आप ही के लिए, क्योंकि अभी 5वें राउंड की काउंटिंग जब पूरी हुई है तो भी कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ही आगे चल रहे हैं और 21,047 वोट उनको मिले हैं और अभी 5वें राउंड की काउंटिंग के हिसाब से। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 20,739 वोट्स मिले हैं। तो घनश्याम सिंह अभी 308 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि ये आंकड़ा जो मार्जिन है थोड़ा सा कम हुआ है, पहले ज्यादा था। अब देखना ये होगा कि अगले राउंड्स की काउंटिंग होगी तब कितना मार्जिन बैठता है। तो आशुतोष तिवारी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है वो 308 वोटों से कम चल रहे हैं, और पिछले राउंड की काउंटिंग हुई थी तो 800 लगभग वोट से अंतर था। जी, अब रखिएगा विक्रम जी, अपनी बात रखिएगा। जी, मैं वही बता रहा था कि चूंकि चुनाव हमको लग रहा था कि एक तरफा जाएगा, लेकिन ये जिस तरीके से कांटे की टक्कर हमको देखने को मिल रही है, ये अंतर बहुत उल्लेखनीय नहीं है। जिस तरीके से पहले राउंड में भाजपा आगे थी तो हम उसको उसी नज़र से देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये 4 राउंड जो हमारे पक्ष में आए हैं इससे हमको राहत तो है, लेकिन हम बहुत आश्वस्त इसलिए नहीं है कि ये अंतर इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको एक बड़ा रुझान कह सकें। और यदि 5,000 की लीड हमको मिलती तो हम लगभग जो है कि जीत के लिए दावा कर सकते थे। लेकिन अभी भी वही मैं कहा कि हमको स्थिति पे हम गहरी नज़र बनाए हैं, और ये छोटी मोटी जो बढ़त रहती है या मतों में अंतर रहता है, ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में आके जो निर्वाचन आयोग है कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है। इसलिए अब हमको और अधिक चौकन्ना होकर हम चुनाव परिणाम को देख रहे हैं कि कहीं भाजपा अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना कर ले, जैसे कि उसकी प्रवृत्ति और उसका इतिहास रहा है। तो एक एक वोट अब जो है बड़ा कीमती है। यदि बड़ी बढ़त रहती तो थोड़ा बहुत नज़रअंदाज किया जा सकता है चीज़ों को, और कर भी देते हैं लोग। लेकिन अब चूंकि एक एक वोट हमको गिनना पड़ रहा है, एक एक वोट पे हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन जनता की जो जनता है, दतिया की जो जनता है, उस पर हमें विश्वास है। और जो किसान का भी जो आंदोलन हुआ था उससे हमको बड़ी बढ़त मिलने की एक उम्मीद थी, जो हमको दिखाई नहीं दे रही। हमको लग रहा था कि हम 5,000 की लीड लेंगे, तो वो हम जो उससे हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं हमारा अनुमान गड़बड़ा रहा है। ठीक, मैं लौटती हूँ इस बीच। हमारे जो बीजेपी प्रत्याशी हैं दुर्गेश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि पहले राउंड में तो लग रहा था कि अभी बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, लेकिन अब 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, लगातार घनश्याम सिंह जी ही बढ़त बनाए हुए हैं। पहले तो ये बताइएगा आंकड़े को लेकर क्या कहेंगे, अभी हालांकि कई राउंड्स की काउंटिंग बची हुई है। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, और पर हम आश्वस्त हैं। दतिया की जनता विकास की जो बात जो पिछले 2.5 साल से रुक गई थी, अवरुद्ध हो गई थी, और जनता ने देखा कि जिस तरह से राजेंद्र भारती गबन के आरोप में, हेराफेरी के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत के द्वारा सजा सुनाई गई, और जो विकास रुक गया था दतिया का, जो विकास की पटरी से उतर गया था,
ये चुनाव हमने पूरी दमदारी से लड़ा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में थे और जनता ने जो विकास देखा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकाल में, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात हो, वेटनरी की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, अन्य सुविधाओं की बात हो, नल जल योजना के माध्यम से पानी देने की बात हो, सड़कों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर क्षेत्र में हमने विकास किया। और आप देखेंगे कि जो दतिया पूर्व में कांग्रेस के कार्यकाल के समय पे जो अपनी पहचान खो चुका था, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम लेकर आने का काम हमारी सरकार ने किया है। और जनता इस बात को भली भांति समझ रही थी कि 2.5 साल से राजेंद्र भारती वहां से नजारत थे, उन्होंने जितना हमने काम किया उन बिल्डिंगों की रंगाई पुताई भी नहीं करा पाए वो, तो वो जनता भली भांति समझ रही थी कि विकास अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सर्कल कैंडिडेट श्री आशुतोष तिवारी जी को जिताकर निश्चित रूप से विकास की जो गंगा पूरे प्रदेश में बह रही है उससे जोड़ने का काम, करने का काम अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और अभी ये बहुत प्रारंभिक हम उसमें चल रहे हैं। अभी जब 10वें उसमें आएंगे तो बहुत ज्यादा स्थिति क्लियर होना शुरू होगी। बाकी हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, जनता ने हमें हमेशा ही लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद दिया है और इस बार भी हम जनता हमको आशीर्वाद देने वाली है। चलिए मैं लौटती हूँ। प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, 2 सवाल पूछना चाहूंगी। एक तो ये कि ये अनुमान शुरू से हमेशा लगाया गया कि जब कम मतदान होता है तब बीजेपी को नुकसान होता है। अगला दामोदर यादव जो कि अब तीसरे प्रत्याशी भी हैं, वो किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। जो 23 के परिणाम रहे, नरोत्तम मिश्रा जिनको एक चेहरा माना जाता है वो हार गए थे। फिर आशुतोष तिवारी को अगर उनसे हम कंपेयर करके देखें तो इस बार क्या अंदाजा लगाया जाए, क्योंकि वोट्स भी कम पड़े हैं? आशुतोष तिवारी जी कहने के लिए बात सही है कि दतिया के निवासी रहे, लेकिन दतिया कभी उनका कार्यक्षेत्र नहीं रहा है। और पूर्व प्रत्याशी नरोत्तम मिश्रा जी या पूर्व मंत्री जो रहे हैं, उनका एक दबदबा हमेशा से दतिया में रहा है। उनको टिकट ना मिलने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, जो खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इनसे जुड़े हुए नरोत्तम मिश्रा जी से, तो वो उस समय बीजेपी की विचारधारा बोल के नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ एक तरफा आके उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, जो देशव्यापी खबर बनी थी, वो कहीं ना कहीं ये डेंट पहुंचाने का काम तो हो गई। क्योंकि जब आपके कार्यकर्ता जो 5 साल मेहनत करते हैं और उनका जो लोकप्रिय नेता है उसको टिकट नहीं मिलता है तो असंतोष तो होता ही है। उस असंतोष का जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन किस तरह से बीजेपी ने उसको पिछले 10 दिनों में या 15 दिनों में उसको समेटने की कोशिश की है। जो कांग्रेस के विधायक थे उनके बारे में बात चल रही थी हमारे नायक साहब की, अवधेश नायक जी की, कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सहयोग करेंगे, लेकिन वो सहयोग मुझे दिखता हुआ मिल नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है नरोत्तम मिश्रा जी की, नरोत्तम मिश्रा जी से भी अब इंटरव्यू ले रहे थे हमारे अनिल जी, तो उनके एक चेहरे में बड़ी कुटिल मुस्कान थी। वो मुस्कान मुझे भी थोड़ा आश्चर्य कर रही थी कि मुस्कान किस बात की थी, बीजेपी को के वोट कम होने की या कांग्रेस के जीतने को लेकर थी। तो ये जरूर आप जो कह रहे हैं कि ये प्रत्याशी बदलने से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। हाँ, क्योंकि ये कयास बहुत पहले से लग रहे थे। गढ़ माना जाता है नरोत्तम मिश्रा का और प्रत्याशी बनाया आशुतोष तिवारी को, एक बड़ा असर होता नजर आएगा। और अगला जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो एक राजघराने से हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक पैठ बैठी होगी। मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रम जी, अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा। हम सुबह दामोदर सिंह यादव को सुन रहे थे जो कि आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने खुद कहा हम तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन पहले नंबर पर कांग्रेस है, दूसरे पर बीजेपी है। अब भीतरघात को लेकर उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि राजेंद्र भारती पर तो हो गई कार्रवाई, उधर नरोत्तम मिश्रा को लेकर वो अपना बयान देते नजर आए, लेकिन एक रात में ये इतना बड़ा एक्शन होना, क्या आपको लगता है कि असर पड़ेगा इसका? जी नहीं, ये इस बात की आशंका और अनुमान जो है हमारी पार्टी ने पहले ही लगा लिया था और हम उनके संपर्क में भी थे और हम जो चाहते थे उनको बताया भी था और तमाम जो उनकी शिकायतें थी उनसे भी उनको अवगत कराया था। उनके पास पर्याप्त समय था, लेकिन अब चूंकि राजनीति में एक टाइमिंग का एक बड़ा महत्व रहता है, यदि ये एक्शन हम मतदान के पहले ले लेते तो कहीं ना कहीं हमको इसका नुकसान भी उठाना पड़ता और इस बात की जवाबदेही भी और इसका वाद विवाद होता, उस पर हमारा समय खराब होता।
तो ये एक टाइमिंग की बात है। चूंकि अनुमान और परिणाम तो ये सबको लगभग पता था कि पार्टी कोई ना कोई इन पर एक्शन लेगी, लेकिन ये अब चूंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गई है, चुनाव जा चुके हैं और अगला चुनाव अब 2.5 साल के बाद है, तो अब तो बहुत लंबा समय है, सभी पक्षों के पास लंबा समय है, जो विरोधाभास है वो दूर भी किए जा सकते हैं और तमाम बातें हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि हमारा जो पूरा फोकस जिस एकजुटता के साथ दतिया में था, अब चूंकि जो कांग्रेस है वो चुनाव लड़ती है पब्लिक परसेप्शन के आधार पर। हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम अपने संगठन की दम पर जो है जनता को हाईजैक कर लेंगे या जनता को दरकिनार करके हमारा संगठन जो है जनभावना के विपरीत भी वोट बटोर सकता है या खींच सकता है, अथवा भाजपा के संदर्भ में देखें तो चुरा सकता है। तो हम जो है कोशिश करते हैं कि अपना चुनाव कितना अधिक से अधिक हम जनता का चुनाव बना दें। यहाँ हम बहुत हद तक सफल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो बढ़त हमको मिल रही है इससे हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि जो अपेक्षाएं हमारी थी और जो जनाक्रोश जनता में देखने को मिला था, जंतर मंतर से लेके किसान आंदोलन भोपाल तक के को, तो हमको लग रहा था कि जो जनता है वो बहुत टूट के एक तरफा हमको कांग्रेस को समर्थन करेगी और भाजपा की वहाँ जो गुटबाजी थी, भाजपा में जो भारी अंतर कले थी। हाँ, जो 23 में वोट पड़े थे उससे 10% मतदान करीब कम हुआ है, और अगला ये कि एक तीसरी पार्टी भी है वोट काटने के लिए। अब किसके वोट काटे हैं ये तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट रहा होगा। नहीं, क्यों नहीं रहा होगा भाई, वोट तो उतने ही हैं। अब आपस में जितने ज्यादा लोगों में बटेंगे उतने ही ज्यादा एक व्यक्ति को कम मिलेंगे। ये तीसरा दल है, जैसा कि हम शुरू से आरोप लगा रहे हैं कि ये तो बीजेपी के द्वारा प्लांट किया हुआ दल है, ये बीजेपी की बी टीम है और खास तौर पर जाटव वोट पर काम कर रहे थे दामोदर यादव और आजाद समाज पार्टी। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण की वहाँ रैली कराई गई, चंद्रशेखर रावण जो है जाटव समाज के नेता हैं, वहाँ जाटव समाज का, अहरवाल समाज का बड़ा वर्चस्व है। तो सीधा सीधा ये है कि यदि ये 10,000 के अंदर रहते हैं दामोदर यादव तो हम ये मानेंगे कि ये कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, लेकिन यदि उनका आंकड़ा 10,000 के ऊपर जाता है तो फिर ये तय मान के चलिए कि वो जो वोट हैं फिर वो पिछड़ा वर्ग या अन्य जातियों जब वो सेंध लगाएंगे तो वहां बीजेपी को नुकसान होगा। और जो आप कम मतदान प्रतिशत की बात कर रही थी वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर रहा होगा कि हो सकता है कि उस वोटर ने वोट डालने से मना कर दिया हो, जो क्षुब्ध रहा हो, निराश रहा हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के वोटर हों जिनको बीजेपी को भी वोट नहीं देना था और कहीं और वोट नहीं देना था, तो वो भी घर से नहीं निकले हैं। तमाम पहलू रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी माहौल में, इन्हीं परिस्थितियों में हम इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे कि हमको बड़ा एक मार्जिन मिलेगा। तो हम अभी वो तलाश कर रहे हैं और हम ऐसा कामना करते हैं कि वो 10वें राउंड की गिनती आते आते हम 5,000 की लीड को पार करेंगे। जी निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद अब देखना ये होगा कि अब अगले राउंड की काउंटिंग में क्या होता है। दुर्गेश जी, सवाल अब आपसे ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि वोट चेहरे पर पड़ते हैं या पार्टी के नाम पर पड़ते हैं? क्योंकि अभी जो सुनने को मिल रहा है हर जगह से कि आशुतोष तिवारी को जो प्रत्याशी बनाया गया उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो मतगणना हो रही है उस पर। देखिए, वोट निश्चित रूप से पार्टी को देखकर ही पड़ सकती है, और जो विकास के कार्य किए, हम विकास को लेकर मुद्दे पे जनता के बीच में थे। हमारे जो कांग्रेस के नेता यहाँ बैठे हैं वो बार बार जनता की परसेप्शन की बात कर, जनता तो कांग्रेस से नदारद है। आज 25 साल से देख लीजिए मध्य प्रदेश को उठाकर जनता सतत भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। हमने जो विकास के कार्य किए, जो बंटाधार दिग्विजय सिंह का युग था और आज के युग को देख लीजिए, तब बिजली कभी कभी आती थी, अब कभी कभी जाती है। तो जो परिवर्तन करने का काम हमने किया है, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो हताश और निराशा के, और वो उनको सिर्फ और सिर्फ इन आंदोलनों के माध्यम से जो देश भर में चल रहे हैं उनकी इनको वो थी, क्योंकि जनता में इनकी पेट है नहीं। और जो तीसरे उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर और नरोत्तम जी के नाम को लेकर वो राजनीति करते रहे हैं। और नरोत्तम जी वरिष्ठ नेता हैं। अभी हमारे पत्रकार साथी मुस्कान की बात कर रहे थे, तो नरोत्तम जी हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे रहे हैं। पार्टी ने जब जैसा उनको दायित्व दिया है वो एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में हमेशा खड़े रहे हैं। और आप देखेंगे जब ज्वाइनिंग टोली का उनको संयोजक बनाया गया तो कांग्रेस में किस तरह से भगदड़ मच गई। कांग्रेस हमेशा ही जो उनको सपने आते हैं, कांग्रेस अक्सर सपने में जीने वाला दल है,
मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहता है, पर उनको अगर किसी से भय होता है तो वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जिनसे हमेशा वो चिंतित रहते हैं और व्यथित रहते हैं उनसे। लेकिन और सर आज भी 23 में तो नरोत्तम मिश्रा जी भी हार गए थे ना, तो अभी इतना भरोसा आशुतोष तिवारी जी पर कैसे कर सकते हैं? नहीं, देखिए उसका कारण 23 में कांग्रेस ने अपना जो कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, भ्रम फैलाना, वो भ्रम फैलाने में कामयाब हो गए थे। वहां पे उन्होंने जिस तरह से काम किया था कि हम फिर वापस आ रहे हैं, आपने देखा था कांग्रेस के 14-15 अगस्त पे देखो तो लिखते थे कमलनाथ जी आ रहे हैं, ईद पर तो कमलनाथ जी आ रहे हैं, गणतंत्र दिवस पर तो कमलनाथ जी आ रहे हैं, पर कमलनाथ जी कहीं नहीं आए और इसीलिए कांग्रेस भी कहीं नहीं आई। उस समय पे उन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया था और जो दुष्प्रचार करने का काम किया था उसमें वो कामयाब हो गए थे। पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार आप उस चीज को करने में कामयाब हो गए। हम जनता हम इस समय जो चुनाव में थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में थे और हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में थे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के जो विकास कार्य आपने पूरे चुनाव में देखा होगा। जनता के पास आप जहां भी जिस भी चैनल के माध्यम से जो भी चीज सामने आई, अगर किसी ने विकास किया है तो वो भाजपा सरकार ने किया है। और आपने देखा अभी भी ये विकास की बात नहीं कर रहे, ये किसके भरोसे थे? ये सीजीपी के आंदोलन के भरोसे थे, ये किसान आंदोलन के भरोसे थे। अरे आपको जनता पर भरोसा करना चाहिए था, अपने कामों पर भरोसा करना चाहिए था। दुर्गेश जी, मैं लौटूंगी एक टिप्पणी में प्रकाश जी आपसे इस पर लेना चाहूंगी। देश भर में जो आंदोलन हुआ लगभग 36 दिन, ये तस्वीरें रही हैं, इसका आपको लगता है इम्पैक्ट दतिया उपचुनाव पर रहा होगा या उसकी वजह से वोट काउंटिंग या ये जो वोट्स पड़े हैं उस पर कितना असर पड़ रहा होगा? नहीं देखो, दतिया की जो परिस्थिति खासकर युवा वर्ग को लेकर, वहाँ कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या बनी रही है काफ़ी समय से। और वो मैं दुर्गेश जी से इस बात करते हुए रखता हूँ कि विकास के कार्य तो किए हैं, लेकिन युवा कहीं ना कहीं जो चाहता था वो बीजेपी उनको दे नहीं पाई। और आप देखें नरोत्तम मिश्रा जी के साथ जो भी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, अधिकतर युवा लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और नरोत्तम मिश्रा जी के साथ जुड़ के वो उनके लिए कार्य करते रहे। और ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया बीजेपी के लिए भी कि ये क्यों ना रोजगार की उन्नति वहाँ दतिया जिले में पिछले 15 सालों में 20 सालों में देखी गई। तो युवा का आक्रोश तो कहीं ना कहीं है। दूसरी बात जो है, ये जो आंदोलन हुए जिसकी हम बात कर रहे हैं दिल्ली में, उसका असर सोशल मीडिया के माध्यम से यदि पहुंचा होगा तो बहुत कम परसेंटेज में दतिया पहुंचा होगा। लेकिन किसान आंदोलन की बात करें जो एमपी में भोपाल में हुआ था, किसान जो है मूंग को लेकर परेशान थे या जो भी भाव उनको मिलना थे वो नहीं मिले थे, तो वो पूरे प्रदेश स्तर पर उसका, खासकर दतिया में भी जहाँ पे किसानों की बाहुली संख्या है, उन पे असर तो निसंदेह हुआ होगा। जब वोटिंग चल रही थी उस समय काफ़ी चैनल्स पे इंटरव्यू लिए गए थे वोटर्स के, और सबने एक युवाओं ने भी ये बात की थी और किसानों ने भी बात की थी कि हम कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी या जो विधायक थे कांग्रेस से उनसे नाराज हैं। तो वो नाराजगी है, उस वजह से वोट परसेंटेज भी कम हुए हैं। आप देखें वोटिंग करने लोग कम गए हैं और कुछ वोटिंग हुई तो आप देखेंगे बड़ा दिलचस्प आंकड़ा आएगा कि नोटा में भी शायद इस बार परसेंटेज बढ़ के आए। जी ठीक है। मैं विक्रम जी अगला सवाल आपसे लेना जी, आप अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं सवाल लेती हूँ आपसे। हाँ, केसवानी जी जो बार बार कह रहे हैं विकास हुआ है, तो उस दावे की धज्जियां तो व्यास जी ने उड़ाई दी हैं। यदि विकास होता है तो मानव संसाधन कहीं ना कहीं नियोजित होता है। बीजेपी के विकास का गजब का मॉडल है कि एक तरफ ये दावा तो करते हैं विकास हुआ है, लेकिन जनता जो है वो खाली बैठी रहती, फ्री बैठी रहती। तो किसका विकास हो रहा है? विकास हुआ है तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं का। इनसे ये पूछिए कि नरोत्तम मिश्रा की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, नरोत्तम मिश्रा पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं एक बार। जबकि हमारे प्रत्याशी तो राजा थे, तो वो तो उत्तरोत्तर जो है उनकी संपत्ति कम हो रही है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही पैसे वाले हुए हैं और प्रदेश की जनता गरीब से गरीब होती जा रही है। ये कैसा विकास है कि मध्य प्रदेश जो है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक कुपोषित माना जाता है। ये तो आश्चर्य की बात है ना। तो विकास या तो कहीं ना कहीं हुआ है तो जनता तक पहुंचा होगा, और नहीं हुआ तो मतलब सिर्फ भाजपा के नेताओं का विकास हुआ है। कोई भी काम ये लोग करते हैं उसके पीछे स्टार का चिन्ह और शर्तें लागू लिखा रहता है कि इस शर्त पे हम विकास कराएंगे कि 50% विकास जनता का होगा और 50% का कमीशन जो है नेताओं का होगा। तो ये जो विकास है, विकास के नाम पे जो लूट मचा रखी, हमारा जो नैरेटिव था यही था। ठीक है, दुर्गेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और हाथ कंगन को आरसी क्या मनोज जी ने भी
बोला है कि जो विकास के कार्य हुए हैं, जो पूर्व में दतिया पिछड़ा हुआ था, उसको उभारने का काम हमने किया है। रही बात कांग्रेस की, जो ये आरोप और आलोचनाएं करती है, ये इनका मूल चरित्र है, इसी को लेकर वो जनता के बीच जाती है, वो इसी तरह की बातें करती है। अरे देश में 55 साल आपने राज किया, 55 साल में माफी के साथ रोक रही हूँ, इस बीच एक और अपडेट आ गई है। 6वें राउंड की गिनती पूरी हो गई है। कांग्रेस 3984 वोटों से आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी के आशुतोष तिवारी पीछे हैं। तो 6 राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और कांग्रेस एक बड़े मार्जिन से अब आगे होती नजर आ रही है। 3984 वोटों का जो मार्जिन है वो नजर आ रहा है। तो एक तरफ जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से जीत के दावे किए गए थे, वो कहीं ना कहीं अब कम सफल होते नजर आ रहे हैं। केसवानी जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि अब तो मार्जिन बढ़ चुका है, 6 राउंड्स की काउंटिंग हो गई है, 3984 का अगर मार्जिन है तो कैसे इसको कवर किया जाएगा? अब धीरे धीरे राउंड्स भी पूरे हो रहे हैं। देखिए, अभी कोई भी चीजें हम जब आप शुरू से देख रहे हैं, कभी हम आगे जा रहे हैं, कभी वो पीछे आ रहे हैं, तो ये नहीं, आप तो सिर्फ एक ही बार आगे रहे, बाकी तो कांग्रेस ही आगे चल रही है सर। नहीं, तो हमने जो वो लीड बनाई थी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि आने वाले आप आगे वाले राउंड्स में देखिएगा, हम बढ़त हासिल करेंगे, हम विजय श्री का वर्ण करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी ये बहुत प्रारंभिक उसमें हम चल रहे हैं, और अगर वो 3000 वोट से आगे तो उससे ज्यादा हम जो मार्जिन रहेगा, हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। रही बात इनके आरोप और आलोचनाओं की, उससे हम परवाह नहीं करते हैं मैडम, और हम सतत काम करने वाला दल है। हम कभी भी किसी चीज से उत्साह, जीत से उत्साह नहीं होते और हार से विचलित नहीं होती। जीत हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है, और निश्चित रूप से परवाह नहीं करते हैं। ये तो एक तरफा अपने मन की बात पेलते जाते हैं। नहीं, मन की बात तो ठीक है। आप इस तरह के वो 3000 वोटों से आप उत्साहित हो रहे हो, ये उत्साह वाला बहुत ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगा, आप निश्चिंत हो जाइए उस चीज को। वो तो मार्जिन से सेटिस्फाइड ही नहीं है, उनको तो उम्मीदें कहीं ज्यादा थी। केसवानी जी, विक्रम जी शुरू से ही कह रहे हैं कि ये मार्जिन जो उम्मीद थी वो नहीं है, लेकिन हाँ, बढ़त बनाए वो जनता से उम्मीद नहीं थी, इनको आंदोलनों से उम्मीद थी, इन्होंने क्लियर कर दिया कि उन आंदोलन जो देश भर में चल रहे थे उनको लेकर ये उत्साहित थे। बाकी जनता में इनकी जनता नदारत हो चुकी है। प्रकाश जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, वोट कहाँ से आ रहे हैं केसवानी जी? कितना सामने? केसवानी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी दुर्गेश जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यदि बीजेपी जीतती है तो इसका सेहरा किसके सिर बंधेगा, और बीजेपी हारती है तो इसका ठिकरा किसके सिर पे फूटेगा? देखिए, हम लोग सामूहिक रूप से जनता के बीच में थे। हम अपने नेताओं के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी नरोत्तम मिश्रा जी, सब हम पूरा कार्यकर्ता हमारा जनता के बीच में था, और एक सामूहिक हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और आप हार का ठीकरे की तो बात ही मत करिए मनोज जी, हम पूरा चुनाव जीतने वाले हैं। जनता विकास पसंद करती है, दतिया की जनता, और दतिया की जनता ने विकास पर ही वोट किया है। जो पूर्व में जो अवरुद्ध हो गए थे 2.5 साल में, उसको अगर विकास की पटरी पर लाना है तो निश्चित रूप से जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जब चुनाव आते हैं तो हम मैदान में दिखते हैं, बाकी समय पे सोशल मीडिया पर बने रहेंगे। ऐसा काम नहीं करते। हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। इसीलिए जनता 25 साल से हमको आशीर्वाद देती है। अपराध में मध्य प्रदेश आगे, बेरोजगारी में आगे, कुपोषण में आगे, कर्ज में आगे, करप्शन में आगे, तो यही तो कर रहे हो। ये सब आपकी आप जितने बोलो, देखो, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं, अरे अभी से क्यों विचलित हो रहे हो मेरे भैया? अभी से क्यों विचलित हो रहे हो? अपने समय में बात करो। बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है। अरे आप ये तो बताओ, काम क्या किया है आपने? विचलित के प्रमाण है ये जो आप कर रहे हो। मध्य प्रदेश आगे हो, शिक्षा में आगे हो, एक यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की देश में टॉप 10 में हो, तो वो बता दो। 20 साल की सरकार में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है स्कूल्स में। ये चला रहे हो आप, करके जाता है। 55 साल आप लोग 55 साल से आपने प्रदेश को बंटाधार करते चले गए। ये आप स्वीकार कर रहे हो अपनी बात को कि आपने कांग्रेस ने प्रदेश को बंटाधार किया, और हमने उसको पटरी पर लाने का काम किया। से पूछो, पूर्वजों से पूछो कि अस्पताल सबसे पूछा हुआ है। आप इतनी वो मत जाओ 3000 वोट में। वो चुनौती थी कि कांग्रेस ने प्रौढ़ शिक्षा पे भी काम किया,
आज प्रौढ़ शिक्षा पे किसी कोई पे काम नहीं किया। केसवानी कांग्रेस ने जी। सिर्फ अपने घर भरने का काम किया, तो परिवार को भरने का काम किया, जो परिवार कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, और पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सबको पता है, एक का बेटा T20, एक का बेटा आप तो ये E20 बताओ, और आपके दोनों राजन मिलके भारती के चुनाव क्यों हुआ है? नहीं, आप गडकरी के परिवार की बात कर रहे हो क्या? ये चुनाव अमित हुआ शाह के क्यों है? परिवार की बात कर रहे हो क्या? इनके जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार जैसे लगता है में विक्रम जी, हमें परिवारों की बात ना करके सीधा चुनाव की बात करनी चाहिए। आज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 22 साल से हम सरकार में नहीं और हम भ्रष्टाचार करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात कर लेते हैं। के लिए हटाए गए? प्रकाश जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जब हमने प्रचार के दौरान की तस्वीरें देखी तो बीच में आशुतोष तिवारी रहे, एक और सीएम डॉक्टर मोहन यादव, तो दूसरी ओर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने खुद अपने लिए नामांकन फॉर्म लिया था लेकिन उनका नाम ही नहीं सामने आया, उनको टिकट ही नहीं दिया गया। अब उन्होंने प्रचार तो किया लेकिन कितना असर रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समर्थक तो उन्हीं के खुद के थे। उनका कहना क्या काफी रहा होगा कि आशुतोष तिवारी के समर्थन में वोट डालें? उनकी एक जो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो रोते हुए जनता को दिखे थे, उस तस्वीर ने बहुत कुछ बयान कर दिया था कि उनका दर्द कितना बड़ा था। और उस अभी जो उनकी तस्वीर आपने दिखाई है जिसमें वो हंस रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको दर्द में राहत महसूस हो रही है, ये जान के कि कांग्रेस लीड कर रही है। तो नरोत्तम मिश्रा बड़ा फैक्टर रहेगा सर, मैम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी, दामोदर यादव जो सुबह कह रहे थे, उनसे जब बातचीत की गई तो ये बोल रहे थे कि भीतरघात सिर्फ कांग्रेस में नहीं बीजेपी में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का नाम लिया तो ये जो आपने समझाया कि जो कांग्रेस बढ़त बनाए हो उस पर एक मुस्कान सी नजर आई, कनेक्ट किया जा सकता है? जी बिल्कुल करने किया जा सकता है। और यादव जी का कहना सही है कि जो भी भीतरघात की आशंकाएं थी, भीतरघात होने की जो खबरें आई थी, वो बीजेपी को कहीं वोट बैंक में सेंध तो पहुंचा रही है और उसका नुकसान हम देख रहे हैं। एक राउंड में आगे रहा बीजेपी प्रत्याशी, उसके बाद लगातार कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। और 10वें राउंड के बाद स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। 2-3 बजे तक आप देखें स्थिति बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। 10वें राउंड के बाद, क्योंकि लगभग हम अगर 3 बजे तक का वक्त माने तो तस्वीरें साफ होने लगेंगी तब। विक्रम जी, क्योंकि हम विकास की बात करते हैं, तो अगर पार्टी जीतती है तो क्या क्या तैयार किया हुआ है खाका की दतिया में ये बदलाव होंगे जो पहले नहीं हो पाए? मैडम, पहले तो हम परसेप्शन को क्लियर करें और ठीक करें। एक तो ये है कि विकास क्या जनता को देख के होता है अथवा वहाँ अपना आदमी जीता है या नहीं जीता है उसको देख के होता है। यदि फिर ऐसा है तो फिर वो जो कहावत है वो चरितार्थ नहीं होती है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक। भाई, यदि हम जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं वो सामंतवादी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उसमें ये नहीं है कि चीन चीन का रेवड़ी बांटना है। भाई, जो बजट आता है वो सारे प्रदेश के लिए एक साथ आता है, सब जगह एक साथ बंटता है। देखा ये जाता है या देखा ये जाना चाहिए कि जिस जनप्रतिनिधि को आप वोट दे रहे हो वो आम आदमी को तंत्र से या सिस्टम से या व्यवस्था से कितना कनेक्ट कर सकता है। अब वही बात हम कह रहे हैं बार बार कि जब नरोत्तम मिश्रा निश्चित ही लोकप्रिय हैं, दबंग हैं, सब हैं, लेकिन उनके बंगले पे रेट लिखे रहते थे कि यदि आपको सिस्टम से कनेक्ट होना है तो इस बात के लिए 1 लाख, उस बात के लिए 2 लाख, उस बात के लिए 5 लाख रुपए। तो कनेक्टिविटी के लिए ये लोग जो कमीशन खाते हैं उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। और हम इसी बात पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम यही दावा कर रहे हैं कि हमारा जो प्रत्याशी आप चुनाव जिताओगे तो वो फ्री में झूठ जो मूल और निःशुल्क आपको जनता सिस्टम से कनेक्ट करेगा। अब चूंकि देखिए, केसवानी जी का जवाब सुन लेते हैं। विक्रम जी पे लौट। केसवानी जी, एक मिनट एक मिनट केसवानी। अरे हो गई आपकी बात, इतनी देर से आप उसी बात को रिपीट कर रहे हो। अरे सुन नहीं, आप तो एक बात बताइए मैडम, इनसे पूछिए। रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हम सरकार में नहीं है, एक बार उनको सुन लेते हैं, एक बार हम सुन लेते हैं, या हम ये करवा देंगे पूरी बात ताकि आप पूरा जवाब दे पाएं। करने की चीज है, हम ये कहते हैं कि हम संघर्ष करेंगे और भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। ये है हमारा वो दावा। ठीक है, अब बोलें दुर्गेश जी। देखिए, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये रेड लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप सारा दिन मीडिया उस बंगले पे रहता है, अगर आपने कहीं आपको किसी चीज का दिखा हो तो आप बात करिएगा मैडम। ये सिर्फ कांग्रेस का झूठा प्रचार है जो सतत हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ करता रहता है और आज भी वही करता हुआ दिख रहा है।
आपने इनसे विकास के कार्य तो पूछे, क्या विकास किया आपके, आपका विजन क्या था? न तो इनके पास नेता है, न नीति है, न नीयत है। यही कारण है कि ये पिछले 25 सालों से विपक्ष में बैठे। ये इसी तरह के आरोप लगाएंगे, ये इसी तरह की बातें करते रहेंगे। अरे भ्रष्टाचार, आपको तो ये बताना चाहिए कि राजेंद्र भारती जो वहां से आपके विधायक थे, अगर वहां पे चुनाव हुआ है तो क्यों हुआ है? उसका कारण ये है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। राजेंद्र भारती हेराफेरी में लिप्त पाए गए, राजेंद्र भारती गबन करने में पाए गए। ये बात आपको बतानी चाहिए। और कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो भ्रष्टाचार करने का ही है। आपने अगर देश में सही तरह से व्यवस्थित तरीके से विकास किया होता ना, तो आज जनता आपको सर आंखों पर बिठा के रखती। पर आपने विकास नहीं किया, आप अपने आप को भरने में लग गए। विकास से मुझे याद आया 2023 के चुनावों को याद कर लेते हैं, जब भी नरोत्तम मिश्रा हारे थे। आपने कहा ये तो कांग्रेस ने झूठ बोला, लेकिन जनता आज की बहुत स्मार्ट है, अपने दिमाग से काम करती है। कोई भी आके कुछ भी बोल जाए उसका असर इतना नहीं पड़ता, जनता करती वही है जो उसके मन में होता है। लंबे वक्त तक नरोत्तम मिश्रा वहां पर रहे और उसके बाद करीब 2.5 साल कांग्रेस के विधायक रहे। आपको क्यों ये नहीं लगता कि लंबे वक्त का काम वहां पर फेल हो गया, फिर कांग्रेस आई है? आप उनसे विकास की बात कर रहे हैं, क्या कभी बीजेपी के विकासों को देखा है? नहीं, तो विकास तो हमने किया है ना। हमने आप क्या जनता से पूछिए, जनता बता रही है। वहां पे आपके पत्रकार हैं, वो भली उसमें वो जा रहे हैं, पर उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करने का काम किया कि विकास हुआ है। दतिया था कहाँ उस समय पे मानचित्र में, जब कांग्रेस का शासन था, जब कांग्रेस के टाइम था। और 2.5 साल में क्या किया उनके विधायक ने? मैंने तो कहा कि जो हमने बिल्डिंगें बनाई हैं उसकी पुताई तक नहीं करवा पाए, वो उनके पास इतना वो नहीं था। और रही बात सवाल में प्रकाश जी आपसे भी ले लेते हैं, कसनी कांग्रेस की कसनी और करनी को समझने की जरूरत है। आज हम जहाँ भोपाल में जब जहाँ बैठते हैं, तो मैडम बजट कौन सैंक्शन करता है? जब कर्ज ले लेके अनुपूरक बजट लेके आते हैं तो पुताई कहाँ से हो जाएगी विकास करने का काम करते हैं। आज इनको ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं, 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ के टेंडर फ्लोट होते हैं, ठेकेदार नहीं मिल रहे, क्योंकि ठेकेदार ये जानता है कि ठेका ले लूंगा तो बिल नहीं चुका पाएगी सरकार, और यदि बिल चुकाने पे भी आएगी तो उस बिल पे भी कमीशन ले लेगी। अरे भाई, ये तो आज की मैं बात कर रहा हूं, टेंडर नहीं हो रहे हैं। रोज तो पेपर उठा के पढ़ो आप, दूसरा तीसरा चौथा कॉल होता है, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। बताइए अनुपूरक बजट क्यों लेके आए आप लोग, बताइए। विक्रम जी, हम इस पर भी बात करते हैं। एक मैं टिप्पणी प्रकाश जी से लेना चाहूंगी। प्रकाश जी, मैं जो सवाल केसवानी जी से ले रही थी वही आपसे लूंगी कि लंबे वक्त तक नरोत्तम मिश्रा रहे, उसके बाद कांग्रेस को वहां मौका मिला। हालांकि 2.5 साल तक ही वहां पर कांग्रेस रही, अब फिर से चुनाव हो रहे हैं वहां पर। चूंकि क्या लगता है आपको, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाती है ये सीट, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। और अभी विकास की जब बात कर रहे हैं केसवानी जी, तो कहीं ना कहीं जनता ने ही उनको नकारा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जीती। तो कितना इत्तेफाक आप केसवानी जी की बातों से रखते हैं? क्या कहता है आपका आकलन? नहीं, मैं केसवानी जी की इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस के बाद जब बीजेपी के विधायक चुन के आए नरोत्तम मिश्रा और लगातार मंत्री बने थे, तो धरातल पे कुछ काम तो विकास का हुआ है, लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी उस पर ध्यान बीजेपी शायद नहीं दे पाई, या ध्यान देने के बावजूद भी उस पर काम नहीं कर पाई। वो था वहाँ का युवा वर्ग, रोजगार की बातें। दतिया का व्यक्ति जो है रोजगार के लिए तलाश में आज ही भटक रहा है। और किसान को खाद के लिए इतनी संकट झेलना पड़े, किसानों के अपने फसलों का मूल्य के लिए इतनी परेशानी उठाना पड़ी, इसका कोई हल बीजेपी पिछले 15 सालों में नहीं ढूंढ पाई। और किसान और युवाओं में असंतोष कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी को लेके भी था और बीजेपी को लेके भी था। तो बीजेपी ने यही दाव इसलिए चला कि नरोत्तम मिश्रा के जो असंतोष था वो कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी बदलने की कोशिश करी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा का दबदबा युवाओं पे इतना ज़्यादा है, वो हमने देखा ही है किस तरह टिकट ना मिलने पे उन्होंने विरोध किया था। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के आएगा सामने, जो जीत और हार का अंतर आएगा बीजेपी के लिए। जी ठीक है। विक्रम जी, आज सुबह से जो तस्वीरें हैं हम सभी जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी भी लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। मैंने आपसे एक खाका जानने की कोशिश की थी कि यदि पार्टी जीतती है तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, उसका मुझे एक सटीक जवाब नहीं मिल पाया आपसे। नहीं मैडम, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी कांग्रेस की पॉलिसी, हमारे जो केंद्र बिंदु में है वो युवा है। हम सरकार पे ये दबाव बनाएंगे कि आप जिस निवेश की बात करते हो, आप कहते हो 33 लाख करोड़ के हमको प्रस्ताव प्राप्त हुए,
3 लाख करोड़ उसमें मिले, तो हम ये सवाल पूछेंगे कि वो पैसा कहाँ रहा है, किसको उस पैसे का कोई तो हिसाब दे। हम उनसे ये पूछेंगे कि भाई देखिए हम विपक्ष में, आप समझिए हमारी भूमिका। हमारी भूमिका ये नहीं है कि हम सीधा दावा कर सकें विकास का कि यहाँ पुल बन जाएगा, यहाँ, ये तो मुख्यमंत्री को करना चाहिए, ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। क्या बजट पे हमारा अधिकार होता है? क्या कलेक्टर या एसपी की पोस्टिंग हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। हमारा जो काम है वो काम ये है कि हम सरकार से सवाल कितनी ईमानदारी और कितनी ताकत के साथ पूछ रहे हैं। और ये बौखलाहट मुख्यमंत्री की भाषा में कांग्रेस के नेताओं के लिए दिखती है, क्योंकि वो इतने बौखला गए हैं कि हमने ये तक पूछ लिया उनसे कि भैया आप अपने ही नाम पे जमीन खरीद रहे हो, आप मुख्यमंत्री, आप 4 आदमी वो नहीं पैदा कर पाए आपकी उनके नाम पे जमीन खरीद लेते, आप अपने परिवार के नाम पे जमीन खरीदे। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि एक उपचुनाव में यदि विपक्ष का विधायक जीतता है तो उससे सरकार ना गिरती है और ना उस पार्टी की सरकार बन जाती है, लेकिन सरकार अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि सरकार को ये घंटी बज जाती है कि नहीं साहब, जनता ने हमें वोट नहीं दिया, मतलब हमको और अधिक काम करने की आवश्यकता है। तो यही और अधिक काम हम जनता से करवाएंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि सिर्फ चुनाव जीतो और भाग जाओ, चुनाव जीतो और भाग जाओ। हम तो चाहते हैं कि चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, वो ईमानदारी से काम करे, करप्शन कम हो, जो कमीशन की मात्रा 50% से ज्यादा बढ़ गई, हम उस बात को उजागर करेंगे, उसको कम करने का प्रयास करेंगे। और रही बात विधायक के व्यक्तिगत प्रयासों से जो विकास होता है, तो घनश्याम सिंह जी के लिए व्यवस्था, ये सिस्टम नया नहीं है। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो जानते हैं कि सरकार से कैसे काम करवाया जाता है, किस तरीके से वित्त और फंड वहां लाया जाता है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि 2.5 साल में उन्होंने क्या किया। दुर्गेश जी मैं लौटूंगी, एक सवाल है जो कि मैं दोनों से ही जानना चाहूंगी, एक ही सवाल दोनों से पूछना चाहूंगी। विक्रम जी, कई बार हमने ये सुना है कि कांग्रेस के, मान लीजिए सरकार में बीजेपी है और कहीं पर अगर बीजेपी के विधायक है तो ये कहा जाता है कि सरकार पक्ष से हमें काम करने में कोई मदद नहीं मिलती है। दबाव डालने से मुझे यही याद आया कि आप दबाव तो डालेंगे, लेकिन क्या असर पड़ेगा? नहीं मैडम, वही मैं इनसे पूछना, आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि राजेंद्र भारती ने क्या किया था दतिया के लिए जब वो कांग्रेस के विधायक थे। तो मैं इनसे यही तो पूछना चाहता हूं कि नरोत्तम मिश्रा कद्दावर विधायक थे और मोहन यादव ने क्या किया दतिया के लिए, क्या मोहन यादव की जिम्मेदारी नहीं बनती? दूसरी बात यह है कि ये तो सरकार के विवेक पर, उसकी संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। कितने उदाहरण और कितनी डिबेट्स इस बात पे हो चुकी हैं कि बीजेपी के विधायक खुद जिला योजना समिति की मीटिंग में चिल्लाते हैं कि साहब हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, हमारे यहाँ पैसा नहीं आ रहा। अब मुझे बताइए कि चिंतामन मालवीय जो है बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप मुख्यमंत्री मोहन यादव पे लगाया है। तो जो सरकार अपने ही विधायकों के प्रति इतनी निर्मम और क्रूर है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के विधायकों को किस निगाह से देख रही होगी। तो विषय ये नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है क्या अथवा नहीं है, विषय ये है कि सरकार पैसा लगाना चाहे जब ना, यदि सरकार पैसा ही नहीं लगाना चाहती तो फिर वो क्या सत्ता का विधायक, क्या विपक्ष का विधायक। ठीक है किसवानी जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जो कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जाता रहा है, क्योंकि 2.5 साल राजेंद्र भारती जब रहे, तो जो दबाव की बात कही जा रही है या सरकार की ओर से मदद की बात कही गई है, खुलकर कई बार ऐसा हुआ है कि जब मीडिया से मुखातिब हुए हैं कांग्रेस के नेता, तो उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ से भाई हम जीते हैं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें मदद नहीं मिल रही है। देखिए, मदद तब मिलती है जब आपकी इच्छा शक्ति हो, जब आप लिप्ति भ्रष्टाचार में हो, लिप्ति आप उसमें हो, तो फिर कहाँ से कोई मदद करने आ जाएगा। आप हटाए क्यों गए? भ्रष्टाचार की वजह से, हेरा फेरी की वजह से, गबन की। अब मैंने इनका एक प्रश्न था कि उद्योग की बात कर रहे थे, तो मैं कमलनाथ जी के टाइम से आ जाता हूँ। कमलनाथ जी एक बहुत बड़े उद्योगपति मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुए, तो जनता को ऐसा लगा था कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछ जाएगा, उद्योग ही उद्योग दिखेंगे, पर इन्होंने तबादले को ही उद्योग बनाने का काम किया। 2.5 इनकी भी 18 महीने की सरकार में क्या एक उद्योग का कमलनाथ जी लगा पाए क्या? सिर्फ तबादलों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और रही बात है, आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि 11,000 करोड़ का एक बड़ा उद्योग दतिया में आ रहा है, जहाँ से दतिया में आसपास के लोग भी वहाँ रोजगार करने के लिए आएंगे। युवाओं का हमारे प्राथमिकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने शब्द दिया है, ज्ञान, गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता, तो युवा हमारी प्राथमिकता में हमेशा रहे। हमने हमेशा ही काम किया है। अभी आप देखिए पुलिस की भर्तियां देख लीजिए, इससे पहले पिछले साल में आप देखिए भर्ती करने का था, वो सब हमारी सरकार ने किया है।
कांग्रेस सिर्फ और आरोप और आलोचनाएं करती है। भ्रष्टाचार इनका जो मूल चरित्र है वो उसको इंगित करता है, उनको छुपाने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। और इस बात का प्रमाणिकता राजीव गांधी ने कर दी थी मैडम, कि उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया नीचे बेचते हैं और 5 पैसे का ही विकास हो पाता है। वो 95 पैसे कौन डकार गया था? ये कांग्रेस के नेता हैं जो वो 95 पैसे हमेशा डकार जाते हैं और उसके बाद ये टीवी चैनलों पे आके बड़ी बड़ी बातें करने का काम करते हैं। अरे आपने इतने साल तक काम किया, क्यों नहीं दतिया की पहचान बन पाई? क्यों नहीं रोड बन पाए? पानी के लिए वहाँ के लोग जब तक हमारी सरकार नहीं आई थी तब तक मोहताज थे। वहाँ पे दूर दूर तक पानी के लिए हम कितने झगड़े वहाँ पे देखते थे। दस्यु समस्या किसके क्षेत्र का कारण थी? ये सब कांग्रेस की देन है। आज आप बताइए कहीं देश में प्रदेश में दस्यु समस्या है क्या? नक्सली का आतंक चाहे ध्वस्त करने की बात हो, सिमी का आतंक ध्वस्त करने की बात हो, हमने सब करने का काम किया है। जो संगठित अपराध होते थे इनके समय पे उन सबको ध्वस्त करने का काम किया है। पर कांग्रेस के लोग टीवी चैनलों पर ये बातें करेंगे। जनता समझती है कि ये सिर्फ वो दल है जो झूठ फैलाने का काम करता है, भ्रम फैलाने का काम करता है। प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। ठीक है सर। प्रकाश जी, हम अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देख रहे हैं तो एक और वो प्रत्याशी जो राजघराने से और उनके लोगों तक काफी पहुंच, और दूसरी ओर हम आशुतोष तिवारी जी की बात करें, क्योंकि अगर यहाँ पर हम वोट का जो समाज की हम बात करें तो जो परसेंटेज है ब्राह्मण, अहिर और फिर कुशवाहा, ये एक रेशियो हमने देखा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव और खुद नरोत्तम मिश्रा मैदान में थे। इधर अगर हम घनश्याम सिंह जी की बात कर रहे हैं तो राजघराने से। आप इस कंपटीशन को, इस समीकरण को कैसे देखते हैं? जी, राजघराने का असर तो आज़ादी के बाद आज तक रहा है। चाहे वो हम माधवराव सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की हम बात कर रहे हैं, और घनश्याम जी की बात करें तो उनकी जनता में पेट शुरू से रहती है, जनता में पेट है। अब ये रहता है कि वो जनता से कितने कनेक्ट विधायक बनने के बाद रहे हैं या विधायक चुनने के बाद रहेंगे। वही उनका विकास यात्रा 2-2.5 साल की जो रहेगी आगामी विधानसभा चुनाव में एक रूपरेखा तैयार करेगी। तो यदि वो जीतते हैं और जीतने के बाद कुछ कार्य करते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत हासिल होगी। और वो हारते हैं और हारने के बाद फिर कांग्रेस वापस जाएगी, इसमें थोड़ी शंका रहेगी उनको टिकट देने के लिए 2028 में। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि एक कोई पूर्व राजघराने का व्यक्ति है और वो जनता से कनेक्ट होता है तो वो सबसे बड़ा उदाहरण माधवराव सिंधिया जी का भी है और उनके परिवार का भी है, किस तरह जनता से वो अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं। जन आधार बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में, और खासकर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव के माध्यम से होती है उसमें यदि वो जन आधार को बनाने में, बढ़ाने में कामयाब रहते हैं तो कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन होगी निश्चित तौर पर। और फिलहाल तो अभी 6 राउंड्स की काउंटिंग हुई है। अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि कहाँ किसके पक्ष में जनता का आशीर्वाद जा रहा है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दतिया उपचुनाव की मतगणना अभी जारी है। 6 राउंड्स की काउंटिंग जब पूरी हुई है तब पता ये चल रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि ये बढ़त जारी रहेगी या कुछ उलटफेर होता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।